परम आदरणीय श्रीमती उर्मिला सिरिस त्रिप्ती जोशी, पंजाब नेशनल बैंक से आई हूँ अतिथि प्रशांत और बाकी लोग, सोनी मैडम दिख रही हैं और सारे लोग जो स्टेट बैंक परिवार के हैं और पुरुष भी। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी अभी कि ये पहला बार है कि हम लोग इक्वलिटी में बात कर रहे हैं, तो कम से कम महिलाएं ही ज़्यादा है, किसी पुरुष को बोलने नहीं दिया गया है। तो मुझे थोड़ा सा वो भी लग रहा है कि मैं कोई बात ऐसी ना बोल दूं जिसके चलते महिलाएं नाराज हो जाए। लेकिन तो मेरे लिए मैं बहुत सारी बात की गई, लेकिन मैं पहली बात शुरू करता हूं अपनी। मैं कहूँगा कि नारी को नारी होने के चलते जो हम लोग बात करते हैं इज्जत की, वो नहीं होना चाहिए। हम बात करते हैं कि नारी को एक व्यक्ति होने के चलते इज्जत मिलना चाहिए। जब जब हम एक काम करते हैं तब तक हम गलत काम करते हैं। एक एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो पुरुष जो अपनी माँ का को चरणों कमलों में गिर जाता है, पत्नी के साथ अत्याचार करता है, ये सोचने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम अपनी पत्नी को सम्मान करने के लिए नहीं सिखाएंगे, तब तक वो माँ का सम्मान करने से देश का कल्याण नहीं होगा। नहीं कल्याण होगा बहन का सम्मान करने से, क्योंकि जब ऐसा होता है तब आप सबसे बड़ी बात, जो बुरी बात मैंने देखी है, ये देश है जहाँ पे किंजल बनाया जाता है। 9 दुर्गा में 2 बार महिलाओं को, नई महिलाओं को बुला के हम पूजा करते हैं, नई बच्चियों को और प्रणाम करते हैं और कुछ गिफ्ट भी देते हैं। मुझे जैसा याद आ रहा है 9 दुर्गा में हाँ, कन्या भोज के नाम से किंजल बोलते हैं, कन्या भोज के नाम से जो देते हैं। और वही 5-7 साल की लड़की या 50 साल की महिला, इवन 70 साल की महिला के साथ। तो पहली और अहम चीज हमको समझने की जरूरत है कि हमको सिखाना होगा कि केवल पूजा करने से नहीं होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि नारी को नारी के चलते इज्जत नहीं कीजिए, नारी को व्यक्ति के चलते इज्जत। वो व्यक्ति है, बहुत हर के अलग अलग संघर्ष होते हैं। अगर यहाँ सोनी है बैठी है, सोनी के अलग संघर्ष होंगे, एक अलग संघर्ष होगा जो गाना गाने के लिए कोशिश करने के समय। और मैं चाहता हूँ ये बात बताना, यद्यपि मुझे सोनी ने परमिशन दिया है नहीं दिया है पता नहीं, कि जब कभी मैंने इसको गाने के लिए बोला, मेरे बहुत लोगों ने इसको बोला कि नहीं इसको क्यों बुला रहे हो आप। ये तब मैंने इसको बात किया कि मुझे लगा कि नहीं सर, प्रॉब्लम ये होता है हर के अलग अलग संघर्ष होते हैं। और बहुत विरोध हुआ था शुरुआत में, जब मैं अपने 5-7 लोगों को लाया था, तो किसको लाना है और किसको नहीं लाना है ये डिसाइड करने वाला देश है हमारा। लेकिन फिर भी एक बात सही है कि जब कभी हम संघर्ष की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं नारी को नारी के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता हूं। और रेहाना रूही की मुझे वो लाइन याद आती है कि दिल बहलाने को सामान न समझे। मुझको अब इतना भी आसान नहीं समझा जाए। मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझे। अब तो बेटे भी चले जाते हैं, रुखसत मैडम के तीनों बेटे विदेश, 2 या 3 बेटे विदेश में हैं। अब तो बेटे चले जाते हैं होकर रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। सो पहला और अहम बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी को मेहमान मानते हैं, किसी को पराया धन मानते हैं, उसी समय हमारा शुरू होता है संघर्ष और गलत कोशिश है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने 16 की बात करें तो इक्वलिटी का अधिकार दिया है। एक समय 1990 में जब मैं बैंक ज्वाइन किया था एज ए परिवीक्षाधीन अधिकारी, तो मैंने एक बात उस दिन उठाई थी, मैं उसी बात को याद दिलाना चाहता हूँ लोगों को कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं समाधान है, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट और इक्वलिटी ऑफ रिजल्ट ही समाज में बराबरी ला सकता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मौका देता है, हम चाहते हैं इक्वलिटी ऑफ रिजल्ट। हमारे यहाँ 27% महिलाएं केवल काम करती हैं, जबकि 50% होना चाहिए। ये अच्छी स्थिति है, तब की बात कर रहे हैं। पहला अहम बात है। दूसरी अहम बात है कि मेरी बहन की हम बात करें कि बैंक में ही काम करती थी, तो वो आती थी, उसकी एक इच्छा थी, कुछ भी नहीं खाना उसे बनाना होता। कोई उसको 1 कप चाय, उसे शादी भी नहीं हुई थी, दूसरे घर में रहती थी, कि 1 कप चाय पिला दे मुझे कोई, तब काम करेंगे। लेकिन नहीं, शाम का चाय उसे ही बनाना है, खाना उसे ही बनाना है। 1 कप चाय भी मिलना बहुत बार मुश्किल हो जाता है। ये बहुत बार लड़कियों का संघर्ष होता है। भारत में एक अच्छी बात है जो दुनिया में नहीं है, वो ये है कि जब भी नारी आंदोलन हुआ, मैं नहीं बात करूंगा, मैं बोलूंगा जरूर 2 लाइन, क्योंकि टीचर मैं रहा हूं लंबे समय से, मैं पढ़ने के लिए जरूर बोलूंगा कि नारी आंदोलन का जो संघर्ष हुआ है भारत में, वो पुरुषों ने शुरू किया। नारी की बहुत सारी समस्याओं को पुरुषों ने शुरू किया और पुरुषों ने यह साथ में दिया है।
लेकिन अगर विदेश में बात करें तो ऐसी बात नहीं है। मताधिकार का अधिकार पाने के लिए अगर सीमेंट बुआ करती है, बेटी फ्राई करती है, इनकी किताबें पढ़िए, सेकेंड सेक्स जिसको प्रभा खेतान ने अनुवाद किया है, हिंदी में अनुवाद किया है प्रभा खेतान ने, तो अगर आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या समस्याएं हैं। पुरुष न केवल विरोध करते थे, अगेंस्ट और क्रुएल्टी के साथ कुचल देते थे। हम लोगों को एक दिन में 1950 26 जनवरी को संविधान के द्वारा नारी को समानता का अधिकार मिल गया और वोट देने का अधिकार मिला। वोट देने का अधिकार बड़े बड़े देशों में जो सफल देश है 200 साल 150 साल 100 साल का संघर्ष लगा। इससे छोटी मोटी घटना नहीं थी। हमारे देश में चूंकि पुरुष महात्मा गांधी भी थे या दयानंद सरस्वती, सारे लोग किसी न किसी रूप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कभी विरोध नहीं किया है। तो ये देश इस तरह का है, ये बड़ा विविधताओं का देश है। इस सच को हमको समझना होगा। और मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि मेरे पिता मुझे कभी गुड़ियों से खेलने नहीं दिए। मुझे नहीं पता था, मेरे पिता ने मुझे कभी गुड़ियों से खेलने नहीं दिए। मुझे उस समय पता नहीं था, लेकिन अब पता लगा है कि वो बताना चाहते हैं कि लड़कियां खेलने की चीज। तो ये सत्य को हमको समझना होगा कि कैसे हम काम करें। लेकिन देखिए, अगर महिला विद्यार्थियों से 3 कलर बोलते हैं ना, पर्पल है, व्हाइट और ग्रीन है, तो पर्पल ग्रीन है ग्रोथ का है, लेकिन हम लोगों ने केवल व्हाइट सीखा। व्हाइट प्यूरिटी का प्रतीक है कि नारी प्यूरिटी होनी चाहिए। मैं खुश हूं तमाम, मेरे कोई दोस्त ने भी बोला फोन करके कि तुम बताना उन्मुक्ता के बारे में बताना, हमारे बैंक के ही हैं, तो हम उन्मुक्ता, नारी उन्मुक्ता के बारे में बताना। मैंने बोला कि उन्मुक्त नारी भी देश के लिए कल्याण कर रही है, बता रही है कि प्यूरिटी केवल महिलाओं का प्रॉपर्टी नहीं है, पुरुषों के लिए भी अगर उतना ही जरूरी है। इसलिए मैंने मेरे बोलने के बाद मैंने पीछे लिख लिया था उसकी बात को, जो उसने मुझे फोन पे बताया था। मैंने उसके बाद भी बोला कि नहीं, कि अगर ये उन्मुक्त नारी कोई भी रास्ता, चाहे आप लिव इन रिलेशन की बात करो, अगर किसी भी वर्जनाएं को तोड़ने की कोशिश कर रही है तो उसका कॉस्ट कुछ भी हो बुरा नहीं। कि वर्जनाएं एक व्यक्ति को बना के उसको अस्पष्ट बना दिया जाता है तो कभी भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम अभी इस बात के पहले मैं बोलूं कि जो तृप्ति की बात सही है, मैडम तृप्ति डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड जेंडर इक्विटी, हम लोगों ने इक्विटी किसकी बात की कि अभी उसको भी हम लोग अचीव नहीं कर रहे हैं। जेंडर और जो 2023 का इवेंट का है वही है। एक पुरुष विरोधी नहीं होता। एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, पर्सनली अच्छी लगी, क्योंकि मैं पुरुष का प्रतिनिधित्व करता हूँ, कुछ भी हो जाएगा उससे अलग नहीं। महिलाएं पुरुष की विरोधी नहीं है, सच। और इस सब ने हर रिश्ते के महत्व को बताया। मैंने कविता में सोचता हूँ कि आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले ये बात बताएं कि व्यक्ति की क्षमताओं का, लोगों ने बोला परेशानियों की बात भी संघर्ष करती हैं। रिसोर्सेज क्या, कहाँ से लाएं? प्रश्न उठता है। अभी हाल में पार्लियामेंट में उठा था कि रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे महिलाओं को अगर इक्विटी बराबरी का अधिकार दिलाएं। सो लीव सर्विस से कभी कल्याण नहीं होगा। तो मैं बात करता हूँ कि हमने बोला पत्नी को कि भैया आज तो मैडम लोग आई, सारी लेडी आएंगी, मुझे ग्रीट करना है, इसीलिए महिलाएं ग्रीट की जाए तो लोगों को तो मुझे बुरा नहीं लगा। तो बोली कि हाँ, एक दिन ग्रीट करना और 364 दिन बीट करना। सो ये सच हमको समझना होगा कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं। मेरे को पढ़ाने वाले लोग जब क्लास में बैठ के बता रहे थे कि कैसे महिलाओं से बात करना चाहिए, हम बोले मेरे लिए बिजनेस सर्टिफिकेट ये नहीं है कि आप क्लास में और ऑफिस में कैसे बात करते हैं, आप घर में अपनी पत्नी से कैसे बात करते हैं, ये नहीं। सो इन सत्य को समझना होगा, इन सत्य को हमको डालना होगा बातों में, बताना होगा हमको। जो बात बोली गई है रिसोर्स, एक मुझे बहुत अच्छा लगा रिवर्स ऑस्मोसिस की बात की, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट हूँ और काफ़ी लंबे समय तक अच्छे कॉलेज में भी पढ़ता था, छोड़ के आया हूँ। तो हायर कंसर्न, अगर कैटलिस्ट हो तो बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, और रिवर्स ऑस्मोसिस उसने बता रहा था। अगर मैंने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जा सकता है, इसका मतलब है कि कैटलिस्ट चाहे पुरुष हो, अगर नहीं है तो किसी को बनाइए, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको बराबरी पे आना है, तो आपको खोजना पड़ेगा। आपके लिए कोई पल, कोई भी फूलों का वो नहीं बिछाएगा, क्योंकि जिंदगी कोई राजपथ नहीं है जहाँ बड़े आराम से चलिएगा। रास्ता खुद आपको बनाना होगा और वहाँ की बात आगे बढ़ना होगा। अच्छा लगा कि बैंक मैडम ने बोला कि बैंक वाले की सहायता। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो बोला गया कि सुल्तान जहां बेगम शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने की जरूरत। यही समझना होगा कि क्या हम इस तरह का कोई काम कर रहे हैं
कि जो आगे देश में तरक्की करें। जब हम लोग काम करते हैं तो क्या इस दिशा में काम करें। पटना की लोग में मैंने देखा कि ये लोग रास्ते में बैठ के लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे थे, और उस समय हम लोग भी कुछ का वहाँ काम किया करते थे। इंसिडेंटली पटना छोड़ना पड़ा और मुझे आना पड़ा। मैडम ने बोला कि शक्ति के रूप में क्षमताएं पीड़ा से निकल कर आगे बढ़ती है और आत्मविश्वास के साथ बढ़ती है। ये सच है कि पीड़ा में अगर क्या है, परिस्थितियां कुछ भी, हर की अलग परिस्थितियां होती है। कोई बोलेगा कि मेरा बेटा को कोई संघर्ष नहीं है, उसके अलग संघर्ष होंगे। हो सकता है कि कभी मैंने एक बार बोला तो मेरे बेटे ने बोला कि पापा तुम लोग को लगता है कि तुम लोगों ने संघर्ष केवल किया। ये तब मुझे लगा, जब बहुत बड़ा हुआ तो बोला कि तुम लोगों ने कभी हम लोग के संघर्ष को नहीं सोचा। तो ये सच है, हर वर्ग का, हर क्लास का, हर समाज का एक संघर्ष होता है। उस संघर्ष को समझने की जरूरत है। क्योंकि क्या होगा, नहीं तो क्या होगा कि अगर मैं रोड से आया हूं या बहुत साधारण रहा हूं तो मुझे लगे कि जिंदगी में मैं मेरे अलावा कोई संघर्ष किया ही नहीं है। और एक कभी कभी है जब पेरेंट्स हम लोग को बहुत बुरा लगता है और हम लोग बहुत गलत ढंग से ट्रीट करते हैं, तो ये समझना होता है। लेकिन लड़ाई हमेशा ताकत देती है। और हम बोलेंगे कि हम जरूर बोलेंगे कि फिर से रिपीट करेंगे ये बात, जो कुछ बातें बोली गई जो मुझे बहुत अच्छा लगा। गाना बहुत अच्छा गाया गया, और गाना मुझे बहुत प्रिय लगता है क्योंकि वो बिना बोले बहुत सारी बातें बोलती है। जैसे मेरे जैसे लोगों को बोलना पड़ता है, और उसमें हम हमेशा क्लास में एक बात बोला करते हैं मैडम कि क्लास में जो प्रेजेंट करने वाला होता है वो चाहता है कि उसका जो प्रेजेंटेशन हो बेटर हो सुनने वाले से, लेकिन सुनने वाले इतने स्मार्ट होते हैं कि उनका डे ड्रीम इतना सुंदर होता है तो हमेशा बाहर चले जाते हैं। मैं नहीं बताऊंगा कि संघर्ष कैसे किया गया है, रसिया में कैसे हुआ, फ्रांस में कैसे हुआ, सिमन द बुआ कैसे की, लेकिन मैं जरूर बोलूंगा कि प्लीज इसको एक बार पढ़िए, क्योंकि इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा और नारी के प्रति दृष्टिकोण समझ में आएगा। ये संघर्ष या ज्योतिबाई फूले का संघर्ष हो, ये सारे संघर्ष अपने आप में हमको चेतना देते हैं कि हम लोग कुछ करें। और अगर कोई भी काम जो चेतना नहीं देते हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ने में सफल नहीं करेंगे। इसलिए मैं जरूर बोलूँगा, हम लोग को कंडीशनिंग किया जाता है कि तुम नारी हो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते तुम। ये जो कंडीशनिंग होता है वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक चीज़ है। हमको कंडीशन कर दिया गया कि मैं खाना कैसे बनाऊंगा। मैं इस बात में अभी अगर परिवार की बात करूं तो मैं अपनी वाइफ को बहुत बड़ा मानती हूँ कि उसने अपने दोनों बेटे को अच्छा खाना बनाना सिखाया, क्योंकि उसको लगता है कि लाइफ स्किल है। अगर मेरे बेटे से बात कीजिए तो खाना का जितना बात करेगा उतना पढ़ने का बात नहीं करेगा। तो मुझे लगता है, लेकिन इंसिडेंटली ठीक ही ठाक पढ़ लिया है, लेकिन खाने का बात अगर जब ममता ने सिखाया तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि उस समय की खाना के लिए बुलाई कि नहीं तुम आ जाओ 5-7 दिन तुमको खाना के लिए सिखा दें। लेकिन आज उसको पता लग रहा है कि माँ ने जो पढ़े थे वो कितना काम आया है पता नहीं, लेकिन जो खाना बनाना सीखे वो जिंदगी में बहुत काम आया। सो एक बात और भी है कि पक्षपात की शिकार है महिला, इसमें कोई शक नहीं कि पक्षपात की शिकार इसलिए है कि हम लोग जिस जगह पे देख रहे हैं उन जगह पे नहीं देख रहे। अगर 90 की बात करें, जब मैं बैंक ज्वाइन किया था, क्या महिला, मेरे दोस्त जिनको दिल्ली जाके पढ़ते थे, मेरी दोस्तों की बहनें नहीं जा पाती थी। उसे बहुत सफल, उल्टा दोस्त जो दिल्ली गया वो अभी भी घूम ही रहा है, लेकिन दोस्त अच्छे पोजीशन पे चली गई हैं। तो ये सोचना होगा कि, लेकिन हम लोगों को ये बात सोचना होगा कि क्या एक दूसरे से संघर्ष करके कभी जीत नहीं सकते हैं। वो मरी मछली का हाल होगा कि जब हम संघर्ष करते हैं तो बहुत बार हारने वाला भी हारता है और जीतने वाला भी हारता है। तो इन बात को समझना होगा। लेकिन जब हम नारी की तरह, साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो मैं ये बात समझता हूँ कि जब हम सौंदर्य देखिए, अगर आप देखिए तो पुरुषों ने लिखा सौंदर्य, तो केवल नारी सौंदर्य की चर्चा की गई है, पुरुष का सौंदर्य तो नहीं किया। नहीं तो अगर हम मानवेतर प्राणियों को देखें तो देखिए कि शेर कितना खूबसूरत है, मोर कितना खूबसूरत है। अब दूसरी ओर लीजिए, हाँ, यदि आप नाटक वगैरह पढ़ेंगे तो उनके जो नायक हैं उनके सौंदर्य का बहुत चित्रण देखने को मिलता, लेकिन तो आप निराश मत नहीं, हम आगे बात। लेकिन एक्चुअली क्या है जो मैं बात बोलना चाहता हूँ कि जब ज्यादा लोग जो लिखता है वो दिखाई दिया ज्यादा, मैंने पढ़ा है। दूसरी बात जब मैं बोलता हूँ, लेकिन जब कार्य करने की बात देखिए कि दोनों का, अगर शेर की जगह शेरनी खाना लाती है और शेर सोया रहता है आराम से, जबकि शेर और शेरनी की ताकत जरूर है। सो हम लोग देखते नहीं है जो बात हम बोलना चाहते हैं। कारण क्या है कि हम लोग देखते केवल वही है जो दिखता है, उन चीजों को देखना है जो नहीं दिखता है। सो हमने सौंदर्य की बात की तो हमेशा नारी के सौंदर्य की बात करने लगे, लेकिन पूरे ये नहीं देखे
कि शेर की जगह शेरनी खाना लाती है। बहुत सारी महिलाएं थारो जाति की लीजिए, अगर साउथ के लिए, मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, एम.एन. श्रीनिवास कुपुस्वामी आचार्य को पढ़ा हूँ, किस तरह नारी आंदोलन की, कहाँ पुरुष नारी प्रधान परिवार में करे। मेरे भाई का परिवार नारी प्रधान है, 2 लोगों में कभी डिफरेंस वीमेन का कम हुआ है, एक ऊपर वर्ग के लोग, एक नीचे निम्न वर्ग के, वहाँ नारी कंधा से कंधा मिला। जो भी समस्या है और बड़ी समस्या है वो मध्यम वर्गीय परिवार की। सो इस सच को हमको समझना होगा। तो हथनी लीड करती है, हाथी लीड नहीं करता है रास्ते को, ये हम लोग नहीं जानते। इसमें हम बहुत लोग होंगे जो यहाँ बैठे भी होंगे, उनको भी नहीं पता होगा कि कैसे लीड किया जाता है और कैसे पानी के लिए आप पानी के लिए इशारा करती हो और जिस ओर बढ़ जाती है उसी ओर बढ़ जाता है। केवल हम अपने फायदा के दृष्टिकोण से दुनिया को देखते हैं, और जब हम अपने फायदा के अनुसार दुनिया को देखेंगे तो कभी भी हम वो नहीं कर सकते हैं। नारी पराया धन होती है, मैंने पहले बोला, और इसीलिए लोग कहते हैं कि नारी का घर नहीं होता, और हम कहते हैं कि नारी के बिना कोई घर नहीं होता। सो अगर अपनी बात करें तो देखिए क्या है कि हमने क्यों पत्नी के रिस्पेक्ट की बात की, क्यों बात किया, क्योंकि हमने देखा है कि माँ को रिस्पेक्ट करते मैंने बहुत देखा है। कविताएं ऐसी ऐसी लिखी गई हैं, कभी कभी तो लगता है कि माँ मैं वो है, मैंने बोला कि या नारी या बेटी के बारे में मैंने फेसबुक पे पढ़ा, तो मुझे लगा कि मेरा बेटा कोई गूगल से डाउनलोड किया गया है मेरा। तो ये इस तरह से अगर आप दुनिया को देखेंगे तो विभेद करेंगे, कभी भी बड़ा काम नहीं कर सके। तो मैंने अपनी पत्नी के बारे में लिखा, मैडम अपनी लाइन में बोले, कोशिश किया पर रेत पर फिसलती रही, कोशिश किया पर रेत पर फिसलती रही, तुम नहीं होती तो सहारा इतना मजबूत नहीं होता। खुशबू सुंदरता लज्जते सब ठीक है, खुशबू सुंदरता लज्जते सब ठीक है, पर अर्धांगिनी साथ ना हो तो घर घर। सो जो आप लोगों ने बात की कि घर को घर बनाना, मकान बन सकता है, घर बनाना, जो भावनाएं होती हैं वो बहुत नैसर्गिक होती है। मैं तो यहाँ तक ऐसा आदमी हूँ कि कभी भी नैसर्गिक बातों को, जो आपको जन्म देने का अधिकार मिला, आपको मिला है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद है। मैं जो चीज़ आपको मिला है उसको कैसे प्रयोग में लाते हो उसकी बात हम करें, क्योंकि जो चीज़ मिला है वो मिला है। मुझे अगर दाढ़ी मुछा के तो मिला है, मुझे मिला है, उसके लिए मुझे अपने को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि जो चीज मिला है उसको कैसे प्रयोग में लाते हैं, और आज नारी इस बारे में काफी अच्छा काम कर रही है और अपना प्रयोग में ला रही है, इसीलिए सम्मान अधिकार रखती है। लेकिन ये अधिकार को महसूस करना होगा। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि ये मत समझो कि आप नारी हो या आप पीओ हो या क्लर्क हो, ये समझो कि आप क्या कर सकते हो। सो मेरा ये मानना है कि बप्पा चलिए हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। मैं ऐसे परिवार में जन्म लिया, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं खुश इसलिए नहीं रहता हूँ मैडम कि मैं बहुत निदेशक के पद पे हूँ, मैं खुश इसलिए रहता हूँ कि मैं ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पे मुझे पढ़ने का अधिकार मिला। मैं ऐसे जगह भी जन्म ले सकता था, हम बोलते हैं प्लॉट खाली था, साला प्लॉट ऐसी जगह भी खाली हो सकता है जहाँ के बच्चे होटल में गिरे फेंके हुए बाहर की गंदगी से निकाल के खाना खाते होते। तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, जो भी स्थिति आई है, चाहे नारी के रूप में चाहे पुरुष के रूप में, क्या हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, ये सही है। और बहुत सारी शक्तियाँ भी आज आपस में आ जाती हैं कि अगर आपने क्षमताएं होती हैं। मैं नमिता को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हम लोग मजे में जाते थे पढ़ने, और मेरी पढ़ाने की उस समय भी आदत थी, मैं वहाँ एक ब्रांच में रहता, तो नमिता चाय बनाना तो नमिता का काम है, बहुत सारा काम। बाकी जब नमिता भी बैंक से आती थी और उसका हस्बैंड भी बैंक से आता था, और बाकी सारे लड़के भी 5-10 होते थे, और मैं जहाँ रहता हूँ 8-10 आदमी हमेशा रहते हैं। तो इसका मतलब उसको, लेकिन एक उसका भी रिवॉर्ड भी बहुत बार मिलता है, वो सम्मान मिलता है जो ताकत देता है आदमी को। तो इस तरह भी धीरे धीरे समस्याएं, क्योंकि हर की समस्या अलग होती हैं, उन समस्याओं को समझना होगा। एक चीज़ मैंने जरूर लिखा है, यहाँ पे बहुत लोगों ने बात की है, तो मैंने एक नारी के बारे में, एक लड़की, तो क्या हुआ है कि एक लड़की उज्जैन में जा रही थी और मांझा लग गया और गिर गई थी और शायद डेथ भी हो गया था। तो मुझे लगा, जब मैंने लिखने गया तो देखिए क्या होता है कि हम लोग जब दृष्टिकोण कैसे देखते हैं कि हम लोग जब देखते हैं ना, तो कैसे दुनिया को देखते हैं, एक साहित्यकार जब देखता है तो दुनिया को कैसे देखता है। मैं जस्ट देखिए कि मैंने जब लिखा उसको तो कैसे लिखा, और वो इसलिए बता रहे हैं कि जो बात आप लोगों ने बोली है, बहुत सारी बात, वो शायद उसमें होगा कि थोड़ा सा ये बूढ़े लोगों का ये होता है ना कि कितना भी हो जाए टेक्नोलॉजी में,
और टेक्नोलॉजी में हम लोग कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। आपने आज जो कविता अपनी पत्नी के लिए लिखी, उनको सुनाई है आज आपने? नहीं, वो जानती है उसको, कभी मैंने पब्लिक फोरम में सुनाया है तो वो सुनी है या उसका वीडियो होगा। मैंने कविता का शीर्षक रखा था पतंग की तरह उड़ती लड़की। वह छोटी सी लड़की बहुत ही खूबसूरत है, वह छोटी सी लड़की बहुत ही खूबसूरत उड़ रही है पतंगों की तरह। वो छोटी सी लड़की बहुत ही खूबसूरत उड़ रही है पतंगों की तरह, ठेलियां करती हुई बहुत ऊंचाई पर, सुसज्जित रंग बिरंगी सौंदर्य दिखे। पर उसको लगा कि वो तो पतंग है, उसको लगा कि वो पतंग है, वो तो डोर से बंधी है, दूसरे के हाथ में है उसकी डोर। क्यों ना उसे पकड़ा जाए, रंगों को बेरंग किया जाए, चीर फाड़ किया जाए, लड़की है इस्तेमाल किया जाए और मिटा दिया जाए उसके अस्तित्व। पर वह दुष्ट नहीं जानता था कि डोर पकड़ने वाला, आप लोगों ने बात की है इसीलिए मैंने सोचा कि इसी को सुना देते हैं। डोर पकड़ने वाला कोई उसका अपना था। वो डोर जो उसके भाई की थी, उसके बहन की थी, उसके पिता की थी, उसके शिक्षक की थी, उसकी संगी की थी, वे सब अपने थे। उसी ने तो रंग भरा था उनकी जिंदगी में, प्यार से, दुलार से, मनुहार से, रंगों से, खुशियों से। तभी तो उसने हिम्मत किया, धागों को और मजबूत किया और लगा दिया तेज मांझा और काट दिया उन सबको जो काटना चाहते थे उनके परों को, तोड़ना चाहते थे उनके हौसलों को, फाड़ना चाहते थे उसके लिबास को, पकड़कर खत्म करना चाहते थे उसके उड़ने के जज्बे को, आकाश में हंसियां बनाने की कोशिश को। अब कोई हिमाकत नहीं करेगा, पतंग उड़ेगा उन्मुक्त आकाश में। अब कोई हिमाकत नहीं करेगा, पतंग उड़ेगा खुले आकाश में, रंगों से भरपूर सतरंगी दुनिया के साथ, सतरंगी सुंदरता के साथ, महताब की रोशनी के बसात और अब आफ्ताब की चमक में, महताब की रोशनी में भी आफ्ताब की चमक में। ये जो बात आप लोगों ने बोली है वो बात बताती है कि ठीक है, हम लोगों जब सबका साथ होता है, यहाँ पे साथ का है, विरोध जब भी होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि नारी की तरक्की पुरुषों का फॉल नहीं है। अगर नारी ऊंचाई पे जाएगी तो पुरुष नीचे नहीं गिरेंगे। अगर एक के बढ़ने से दूसरे का हार्म करके एक दूसरे के पे हम लोग ना बढ़ते हैं, ना हमारी भारतीय परंपरा रही हमारी परंपरा। लेकिन एक बात याद रखना होगा कि ये देश है, अगर सुमेर सिविलाइजेशन देखें, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन देखें या पूरा पुराने सिविलाइजेशन, वहां भी नारी को अधिकार है। सुमेर में एकदम बराबरी का था। हम लोग यहाँ भी ऋचाएं पढ़े, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिफर करता हूँ कि ऋग्वेद या वैदिक काल में स्थितियाँ खराब हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में उससे बेहतर थी। मैं एज ए हिस्ट्री का सीरियस स्टूडेंट है, लेकिन सुमेर है, मेसोपोटामिया, यहाँ पे अधिकार बराबर था। बीच में स्थितियाँ खराब आई, जो उनकी ताकत थी उसको कमजोरी समझा गया। और बहुत बार जब संघर्ष कम हो जाता है तो स्थितियाँ खराब हो जाती है। ये बड़ा अजीब चीज़ है। बहुत बार जीवन का संघर्ष कम हुआ तो नारी को एक जन्म देने का वो माना गया, कम एज में शादी की बात आ गई। और जो देश था गार्गी मैत्रेयी और का देश था, वहाँ पे बहुत सारी कमियां भी आई हैं। तो 19वीं ईस्वी से, लेकिन हाँ, दो चीज़ मैं बोलूँगा जरूर एज ए प्रोफेशनल। एक पहली चीज़ है कि विशाखा गाइडलाइंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क, मेरी भी किताब आएगी, लेकिन मुझे लगता है अगले साल के बाद आएगी। किताब करीब लिखी हुई है, जरूर आप लोग इसके बारे में जरूर पढ़िए कि विशाखा गाइडलाइंस इम्पॉर्टेंट है। ये समझने की कोशिश है कि विशाखा गाइडलाइंस को कैसे होगा। मी टू है और उसके बाद 2013 का सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। और कुछ जजमेंट जरूर पढ़िए कि जब आप पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि समाज की स्थिति कैसी है। केवल ऊपर और अच्छी बात या कविताओं की दुनिया में समझने से दुनिया नहीं चलती है। दुनिया सत्य के धरातल पे आती है। बहुत बार हमको आभास भी नहीं होता है। और मेरा कभी ट्रांसफ़र हुआ था इसी कारण से कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से हुआ था कि वहाँ पे जो डायरेक्टर थे पटना में, उनको सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के तहत उनको पनिश किया गया था। तो एक ऐसा आदमी की जरूरत थी जो हर असाइनमेंट किया हो। तो मैंने 12-13 साल ब्रांच में रहा था, रीजनल मैनेजर रहा था। तो मुझे एकमात्र, और आप बोलिएगा तो मैं बहुत गुस्सा हुआ था लक्ष्मी मैडम से, क्योंकि मैंने पहचान की थी और उन्होंने मुझे टिका दिया था पटना। हम यहाँ इंदौर जाना चाहते थे, लेकिन ऑल सेड एंड डन मैं आज भी अगर देखूंगा कि मेरा पटना जाना, उस समय मैंने बहुत गुस्सा किया था उनसे कि सी वर माई फ्रेंड ऑल्सो, मेरी दोस्त थी, अच्छी थी, और उन्होंने मुझे टिका दिया था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। हम लोग एक साथ प्राइज भी जीते थे। तो लेकिन हाँ, उन्होंने इसलिए, क्योंकि उनको लगा कि मैं बहुत सारा असाइनमेंट कर चुका हूँ, तो मैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेट से नहीं कर पाऊँगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि एकदम एब्रप्ट है,
मैं सारे ऑर्गेनाइजेशन का कुछ स्टडी भी मेरे पास है, नाम नहीं लिख सकते हैं उनका, लेकिन बहुत सारे बैंक के, बहुत से एनटीपीसी, टाटा में कैसे डील किया गया है मैंने बहुत नज़दीकी से पढ़ा है। नाम नहीं, किताब में नाम नहीं होगा, केस टू केस होगा, तो ये चीज़ जरूर पढ़िए। तो एक सेक्सुअल हरासमेंट एट और नारी संघर्ष की, क्योंकि संघर्ष भारत में कम हुआ है लेकिन विदेशों में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। हमेशा नारी के, पुरुष नारी के अगेंस्ट रहे, क्रूएल रहे। यहाँ क्रूएल रहे तो कम से कम बोलने में अच्छे रहे, बोलने में कंपैरेटिवली बेटर रहे। कम से कम यत्र नारी पूजनते रमनते तंत्र देवता बोलने वाले देश हैं, करते हैं कि नहीं ये पता नहीं। तो इन सब बातों को पूरी सभ्यता हम इस बारे में बात है। दो चीज़ हम चाहते हैं आप लोग से। आप लोगों ने, मैडम ने जो बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। मैडम ने दो मेरे एक बार कहने पे और तैयार हो गए, जिनसे मिले नहीं हो, जिनको जानते पहचानते नहीं हो। तो ये होता है कि साहित्यकार की दृष्टि सेंसिटिविटी की बात बहुत की गई। यस, सेंसिटिविटी होना बहुत जरूरी है। अगर जब तक हमको सेंसिटिविटी नहीं होगा हम समस्याओं का निदान नहीं कर सकते। यहाँ नारी बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन हमको इसीलिए इक्वलिटी की बात नहीं है, इक्विटी की बात। जहाँ जो कर सकता है वहाँ कंट्रीब्यूशन की बात हो। एक छोटा और एक बड़ा वर्ग की बात नहीं हम करेंगे कभी भी। हम कभी भी बड़ा और छोटा की बात नहीं करें। हम बोलेंगे कि सब कुछ सही हो सकता है विपरीत परिस्थितियों में भी, और चाहे जॉब में हो, चाहे जिंदगी में हो, चाहे घर में हो। एक लास्ट हम अपनी बात करेंगे कि एक संदेश के साथ, कि एक बार जरूर देखिए कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। केवल यही नहीं होगा कि हम अपने, अगर हमको सुविधाएं मिल गई हैं तो उस सुविधा का प्रयोग में नहीं लाते हैं और बड़े परिवर्तन के साक्षी नहीं बनते हैं। इतिहास उनको नहीं याद करता है। दो ही लोग को मैडम याद करता है, एक वो जो पढ़ने लायक कुछ लिख डालते हैं आपके जैसे लोग, और कुछ ऐसे लोग जो लिखने लायक कुछ कर डालते हैं। तो अगर पुरानी बात करें तो लिखने लायक कर डालने वाले लोग को मैं बहुत महान मानता हूँ। मैंने भावना डहरिया, मैंने बहुत लोगों से, माउंटेनियर में जैसे भावना से मेरी बहुत दोस्ती रही है काफ़ी वो में, या दो चार लोग जो यहाँ पे संघर्ष करते हैं उनसे मेरी पर्सनल दोस्ती बहुत रही है। अगर मैं बोलूँ तो वो लोग आराम से आ जाए, मेघा परमार है, तो इन लोगों से मेरी पर्सनल दोस्ती रही, क्योंकि मैं गरीब बच्चों के पास गया, उनके सपने की बात की थी, बहुत लोगों ने किया था, तृप्ति ने किया था। और सपने बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने गया यहाँ पे, मैं AGM PRCSP से, वहाँ पे एक बच्चे को बोला, मैं अभी बोलना है मुझे कि बोल, उसको बुलाया। उस लड़की को मैंने एक किताब दिया था, उसने बोला कि हम आपको 1 महीने 1.5 महीने में उसको याद करके बता दें। और रियली उस लड़की के, वो ब्रिगेडियर है श्याम श्रीवास्तव है, उन्होंने बोला वो लड़की ने याद कर लिया। और एक लड़की को हमने बोला कि हमने मैराथन चलना चाहिए, तो रोज 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर दौड़ने का कोशिश करेंगे। सो ये जो गरीब लोगों के सपने होते हैं, ये लोग कुछ नहीं थे। ये लोग ऐसे जो कास्ट होते हैं, जो लोग प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करते हैं, उनकी बेटियां हैं। हम लोग को नहीं पता है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोगों ने नहीं किया है। इंसिडेंटली मैं पूरे इस समाज में जैसे काफ़ी सारे संस्थाएं हैं और काफ़ी संस्थाओं में काम करने वाले लोग से मिले हैं, तो मुझे पता लगा कि जो हम लोग दुनिया में रहने, आभासी दुनिया है। ये आभासी दुनिया केवल कंप्यूटर को नहीं बोलते, आभासी दुनिया कल्पनाएं कभी भी बबूल की नुकीली सिराओं के जहर को अलग नहीं कर सकते। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल्पनाओं के बाहर निकलिए जरूर, और सच के धरातल पे आइए। जहाँ काम करना है वहाँ कीजिए, जहाँ परिवर्तन ला सकते हैं वहाँ परिवर्तन लाइए। और साथ में जब कभी किसी तरह का बर्जनाएं लाए तो बर्जनाएं को तोड़ने में कभी मत डरिए, क्योंकि आज 2 बातें हो रही है। आप देख रहे हो, एक आदमी, एक तरफ जाति के विरोध में बात हो रही है, जाति के विरोध में लड़कियां हमारे परिवार में शादी कर रही है, और दूसरी तरफ उसी तरह के बंधन में बांधने की कोशिश हो रही है। हमने बराबरी का अधिकार, हम हमेशा बोलेंगे लड़कियों की इतनी लड़कियां हैं, कि बराबरी का अधिकार मांगिए। तो अगर हमको दिया हुआ है कि अगर पिताजी के प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा मिलना चाहिए तो मांगिए, तब पता लगेगा, नहीं तो नहीं दे। अरे बहन है तो दूसरे घर में चली गई है, तो कहाँ घर है उसका? वहाँ उसका घर नहीं, और ये घर आप मानते नहीं हो। सो जो केवल कानून देने से कुछ भी नहीं होगा, और कानून का मिसयूज भी मैं बोलूँगा जरूर कि नहीं किया जाए। सो व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग डिजिटल हो, सारे लोग डिजिटल, चाहे बच्चा मेरे से सब छोटे ही हैं करीब, मैडम हो सकता है, लेकिन महिलाओं का मैं उम्र नहीं जोड़ता, 10 साल घटा के जोड़ता हूँ। तो इसीलिए हमेशा मुझसे बड़ी लगती है, उनका एज घटा लेता हूँ और अपने में जोड़ लेता हूँ, इसलिए हमेशा कमी एज की लगती है हमेशा। सो आप लोगों ने मेरी बात सुनी,
और ये प्रोग्राम किसी तरह हो गया। अगली बार जब करेंगे तो एक बड़े फोरम में करते हैं, क्योंकि मेरी आदत है 500 आदमी का प्रोग्राम कराना, तो उसमें 10-15 आदमी का प्रोग्राम कराना मुझे बड़ा सा अजीब सा लग रहा था। लेकिन ऑल सेड एंड डन, जिस तरह से आप लोगों ने भाग लिया, बोला, और नमिता को जरूर बोलेंगे कि नमिता को ही मैं बोला कि अगर करेगी तो हम कर लेंगे, तो उसने बोला हाँ ट्राई करते हैं। बाकी सारे लोग, लेकिन इन सबसे पहले कि इस बारे में सोच जरूरी है। आप लोग घर से सोचिए और घर में ट्रेनिंग लेंगे तब होगा। कभी भी कोई आदमी दुनिया को ट्रेन करके, एज ए ट्रेनर मैंने हमेशा सीखा है कि यू कैनॉट चेंज 1% इन द वर्ल्ड, यू कैन चेंज ओनली इफ पीपल विल सी योर स्ट्रगल। और मिश्रा जी हमको हमेशा डांटते रहते हैं कि आप बोलते नहीं हो किसी काम के लिए, सब काम के लिए हमको डांटते रहते हैं। फिर हमसे छोटे हैं, इनके भाई मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई इनके दोस्त, तो लेकिन ये बताते हैं कि आप बोलते नहीं हो। हम बोले कि देखो आदमी, उस समय हम नहीं बोले थे, आज आपको उसका जवाब दे रहे हैं कि संघर्ष जब दूसरा देखेगा ना, और उसके बाद वो जरूर कोशिश करे कि ये आदमी संघर्ष कर रहा है, इसको घर में मान लीजिए इसकी माँ बेड पे है और घर में जाके वो उसके लिए भी काम करता है और ऑफिस में भी काम करता है, लिखता पढ़ता नहीं है, क्लासेस बहुत जगह लेता है, तो हो सकता है किसी एक पे प्रभाव पड़ेगा कि ये संघर्ष किया जा सकता है। इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ मिश्रा जी, आप बार बार मुझे बोलते हो कि इन लोगों को बोलने के लिए, ये सच है कि बड़ी सी बड़ी लड़ाई 1000 मील की यात्रा पहले पग पे शुरू होती है, और पहले पग पे कोई नहीं मानता है कि 1000 मील की यात्रा होगी। लेकिन हमारा उम्मीद है कि जो लोग आए हैं बाहर से भी, वो लोग इस बात को फैलाएं, और अल्टीमेटली हमको एक नए ऐसे समाज का निर्माण करना जरूरी है जहाँ पे कोई वंचनाएं ना हो, जहाँ बराबरी इस तरह का हो कि कोई किसी को पता ही नहीं लगे कि बराबरी हो रहा है। अपने आप ऑटोमेटिकली जो हम काम करें वो अच्छा करें। इसी परिकल्पना के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं, और थैंक यू।